जो ये रिजर्वेशन वाला है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, सो मैं दोबारा से यहाँ पे शुरू कर रही हूँ। तो हमें मोटी मोटी चीज़ें याद रखनी है। दैट इज़ मंडल कमीशन ने क्या बोला। मंडल कमीशन ने बोला कि हमें क्या करना चाहिए, दैट इज़ हमें ओबीसी के लिए 27% का रिजर्वेशन देना चाहिए। ठीक है, 27% का रिजर्वेशन देना चाहिए। तो मंडल कमीशन ने क्या बोला कि 27% का रिजर्वेशन फॉर द ओबीसी दो। इंदिरा सानी केस में क्या बोला कि एक कैप लगा दी कि टोटल रिजर्वेशन को 50% से ज़्यादा मत रखो, राइट। एंड उन्होंने क्या बोला कि कैरी फॉरवर्ड रूल भी ठीक है, लेकिन उससे भी 50% का रूल ख़राब नहीं होना चाहिए। एंड क्या बोला कि प्रमोशन में जो चीज़ें दी हैं उन्होंने वो याद रखते हैं, जो एक्सेप्ट करी, जो एक्सेप्ट नहीं करी उसकी बात नहीं करते। उन्होंने बात करा क्रीमी लेयर का, ओबीसी के कंसेप्ट में क्रीमी लेयर को भी कंसेप्ट लाया। एंड उन्होंने बात करी बाद में कि आप एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी भी दो जो कि ओबीसी की लिस्ट का ध्यान रखें। ठीक है, सो 3-4 चीज़ें बोली। क्या बोली, टोटल रिजर्वेशन 50% से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, कैरी फॉरवर्ड रूल को ओके कर दो, क्रीमी लेयर का कंसेप्ट आ गया। मतलब जो जो 2-3 चीज़ इंपॉर्टेंट है दैट इज दिस। ठीक है, तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी वाला शायद हटा भी सकते हैं, वी कैन लाइक इरेज इट। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है। क्या अमेंडमेंट्स है? 77th अमेंडमेंट बोलती है कि प्रमोशन इन फेवर ऑफ प्रमोशन के फेवर में था SC ST के, मतलब कि हमें प्रमोशन में भी रिजर्वेशन लाना है SC ST के। ठीक है, 81st अमेंडमेंट बोलती है कि हमें क्या करना है, बैकलॉग वैकेंसीज को भी भरना है। ठीक है, बैकलॉग वैकेंसीज को भरना है। कैसे करेंगे, लेकिन उसके लिए भी क्रॉस नहीं करना 50% की सीलिंग की। ठीक है, बैकलॉग वैकेंसीज को भरना है। 82 अमेंडमेंट बोलती है कि हमें क्या करना है, जितनी भी रिजर्वेशंस करें ओके अच्छी बात है, लेकिन हमें एफिशिएंसी का भी ध्यान रखना है एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, रिजर्वेशन करो लेकिन एफिशिएंसी का भी ध्यान रखो। ठीक है, 85th अमेंडमेंट बोलती है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियोरिटी का भी ध्यान रखना है SC ST में। मतलब SC ST में भी जब भी सीनियोरिटी की बात आएगी तो पहले हम जो मौका देंगे वो SC ST को देंगे एक तरीके से, ये हमारी बात करेगी। ठीक है, तो 77th में बोला SC ST की प्रमोशन के बारे में, 81st में बोला बैकलॉग वैकेंसीज का, 82nd में बोला जितनी रिजर्वेशन एफिशिएंसी से होनी चाहिए, 85th में बोला कॉन्सिक्वेंशनल सीनियोरिटी को भी देखो। उसके बाद हमारा M नागरजा केस आता है जिसमें हम बात करते हैं कि हम क्या बात करते हैं, जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन है उसके बारे में कुछ क्राइटेरिया उन्होंने रखा कि आप रिजर्वेशन दे रहे हो ना प्रमोशन में, तो उसके लिए कुछ चीज़ें देखो। सबसे पहले आप बैकवर्डनेस देखो कि वहाँ पे SC ST की बैकवर्डनेस है कि नहीं है, कि उनका रिप्रेजेंटेशन है वो इनएडिक्वेट है कि नहीं, और साथ में हमें एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी का भी ध्यान रखना है। तो मतलब उसी चीज़ को थोड़ा सा और हम आगे करते जा रहे हैं। जो प्रमोशन वाला चीज़ है ना, प्रमोशन वाला चीज़, तो सबसे पहले यहाँ पे था है ना, सबसे पहले यहाँ पे आया था हमारा प्रमोशन वाला, दैट इज़ कि प्रमोशन देना चाहिए 77। और आके आते फिर एक केस भी आया कि भैया प्रमोशन तो दें लेकिन हमें कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना है, दैट इज़ इट। ये ध्यान मत रखो कि कौन सा केस है, लेकिन ये ध्यान रखो कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद हमारा जो है आगे भी केस आता है लक्ष्मी नारायण गुप्ता केस करके, और वो फिर वही बोलता है कि डज नॉट कंसिडर रिकन्सिडर बाय द 7 जजेस बेंचेस और है ना लेड डाउन, तो स्टक डाउन द बैकवर्डनेस क्राइटेरिया। ठीक है, तो नो नीड फॉर स्टेट टू कलेक्ट द क्वान्टिफिएबल डाटा, तो उन्होंने स्टक डाउन कर दिया कि बैकवर्डनेस क्राइटेरिया को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन को प्रूव करो एंड इन एक्सटेंडेड लग्जरी क्रीमी लेयर इंक्लूजन टू द SC ST। और उसमें ये भी बोला कि जो प्रमोशन कर रहे हो आप, प्रमोशन क्रीमी लेयर भी देखो SC ST का। तो 2-4 चीज़ें बोली। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो मोटी मोटी चीज़ें में क्या याद रखनी है, जो याद रखने वाली चीज़ें ना उनको थोड़ा सा याद रख लेते हैं। देखो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो है 77th अमेंडमेंट है प्रमोशन द SC ST, 81st अमेंडमेंट है बैकलॉग वैकेंसीज की, 82nd अमेंडमेंट है जो भी रिजर्वेशन है विद एफिशिएंसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी भी बनी रहे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, है ना। 85th है कॉन्सिक्वेंशनल सीनियोरिटी टू SC ST की बात कर रहे हैं। तो धीरे धीरे करके अभी अगर हम बात करें आज के टाइम पे प्रेजेंट क्या है, तो यस प्रमोशन किया जाएगा लेकिन कुछ क्राइटेरिया को ध्यान दिया जाएगा, जैसे कि इसमें हमने क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी हम ला दिए हैं, और हमें एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी का भी ध्यान रखना। तो 2-4 चीज़ें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है। ठीक है, मोटा मोटा याद कर लेंगे जितना याद होगा बाकी। अभी हम बात करते हैं अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 की। तो ये बात बेसिकली बात करता है हमें अबॉलिश करना है अनटचेबिलिटी को, एप्लीकेबल टू बोथ, ये हमारे बोथ प्राइवेट एंड हमारे दोनों पे है कि अनटचेबिलिटी किसी को भी फॉलो नहीं करनी, राइट। ऑफकोर्स ये डिफाइन नहीं, कुछ भी डिफाइन हमारे चीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, और एक एब्सोल्यूट राइट है एंड इस पर कोई भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस एक्चुअली है ही नहीं। ठीक है, बाकी पार्लियामेंट एम्पावर है कि इसके ऊपर लॉ बना सकता है। ठीक है, कोई भी पनिशमेंट के लिए अगर पनिशमेंट देनी है उसको। ठीक है, नाउ आर्टिकल 18 बात करता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की। बेसिकली 4 प्रोविजंस हैं। तो स्टेट कैन नॉट कन्फर, स्टेट तो दे ही नहीं सकता कोई भी टाइटल। ठीक है, ना तो सिटीजन को ना ही फॉरनर को। सिटीजन जो है वो एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता है किसी भी टाइटल को फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट से। फॉरनर वर्किंग जो भी काम वो कर रहा है ना, हमारी इंडियन गवर्नमेंट में कर रहा है, कहीं भी कर रहा है,
इवन अंडर द स्टेट, वो भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता टाइटल्स एमोल्यूमेंट्स फ्रॉम फॉरेन स्टेट विदाउट किसके, एक कंसेंट लेके, प्रेसिडेंट के कंसेंट लेना जरूरी हो जाता है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम की अगर मैं बात करती हूँ आर्टिकल 19 से 22, तो सबसे पहला आर्टिकल है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो उसमें बेसिकली हमारी 6 फंडामेंटल राइट्स आते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहला हमारा आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की आज़ादी और एक्सप्रेस करने की आज़ादी, ठीक है, अपने जो भी बिलीव्स हैं उन सबको। एंड इसमें बेसिकली हमारे बहुत सारे अदर राइट्स भी, जैसे कि राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ साइलेंस एंड फ्रीडम टू टेलीकास्ट, ये भी इसके अंडर ही आते हैं। अच्छा, इस पर रिस्ट्रिक्शंस है बिल्कुल हैं, सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को खतरा ना हो, सिक्योरिटी पे खतरा ना हो, फ्रेंडली रिलेशन खराब ना हो कि किसी देश के बारे में कुछ बोल दिया, पब्लिक ऑर्डर खराब ना हो, डिसेंसी और मॉरलिटी को देखना है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट के बारे में कुछ ऐसा मत बोलो, डिफेमेशन न करो, है ना, एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, की ऐसा ना हो कि ऑफेंस मतलब आप बोल कर भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते, राइट। तो सिंपल सी चीज़ें। उसके बाद हमारा है राइट टू असेंबल, हम असेंबल हो सकते हैं लेकिन पीसफुली हो सकते हैं, कोई भी हथियार के साथ नहीं कर सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, प्रोसेशंस भी लेके जा सकते हैं, राइट, रैलियाँ निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें भी वही है, सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को ध्यान रखना है, पब्लिक ऑर्डर को ध्यान रखना है, एज वेल एज अदर रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि मजिस्ट्रेट चाहे तो कर सकता है, रिस्ट्रेन कर सकता है किसी भी असेंबली को, है ना। एंड और आईपीसी की 144 भी लग सकती है, मतलब दैट इज़ जो भी कर्फ्यू वगैरह होता है। आगे हम बात करते हैं राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हम बना सकते हैं, ठीक है, और कंटिन्यू भी रख सकते हैं इनको, ठीक है। और हमारे पास राइट ये भी कि हम ज्वाइन ना करें, मतलब इच्छा है कि ज्वाइन करें ना करें, सब कुछ इच्छा में आती है ना, डज नॉट इंक्लूड। लेकिन ऑफकोर्स इसमें हमें राइट टू स्ट्राइक इंक्लूड नहीं होता है, एंड ऑफकोर्स इसकी भी हमारी रिस्ट्रिक्शंस है, सोवरेनिटी इंटीग्रिटी पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरलिटी। आगे हम बात करते हैं, हम मूव कर सकते हैं फ्री थ्रू आउट द टेरिटरी। तो ये हमारे वही है कि सही है, लेकिन इसमें भी आपको इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल्स को देखना पड़ेगा कि कुछ इनर परमिट लाइंस होती है, वहाँ पे आपको नहीं जाना है, सो देयर सम रीजन्स, एंड इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक को भी देखना पड़ता है। अच्छा, आगे है राइट टू रिसाइड एंड सेटल, आप कहीं भी रिसाइड कर सकते हो, सेटल कर सकते हो, एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी। ऑफकोर्स इसकी भी वही सेम रिस्ट्रिक्शन है कि कुछ जगहों पे आप नहीं जा सकते, वही जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के चलते, एंड कुछ हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स को प्रोटेक्शन देने के चलते। जितने भी सिटीजन्स हैं वो राइट टू प्रैक्टिस यानी प्रोफेशन को भी कर सकते हैं, कोई भी ट्रेड ऑक्यूपेशन को और बिजनेस को भी कर सकते हैं। लेकिन वही है कि कुछ चीज़ों में जैसे कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो वो आपके पास होनी चाहिए, तभी आप वो कर सकते हो। डॉक्टर बनने के लिए आपके पास एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए, राइट। एंड दिस बिजनेस कैन बी, और कुछ ऐसे बिजनेसेस को भी आप नहीं कर सकते जो बहुत ज़्यादा मोनोपलाइज है, उसका मतलब जैसे कि रेलवे आप नहीं कर सकते हो, बाकी चीज़ें आप कर सकते हो, राइट। तो देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस। अच्छा, जितने भी 6 साइट्स हैं ओनली स्टेट एक्शन से हमें प्रोटेक्शन देते हैं, इंडिविजुअल से नहीं देते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। आर्टिकल 19 बात करता है राइट टू मूव विद इन द कंट्री। अच्छा, ये हमारा जो है सिर्फ राइट टू मूव विद इन द कंट्री कर रहा है, जो राइट टू मूव इन एंड आउट ऑफ द कंट्री है वो हमारा बेसिकली आर्टिकल 21 के तहत डील होता है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाती है ऑटोमेटिकली नेशनल इमरजेंसी में, ठीक है, ओके। तो आर्टिकल जो 19 है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है नेशनल इमरजेंसी अगर इम्पोज होती है ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन पे, है ना। एंड इट कैन नॉट बी सस्पेंड व्हेन द इमरजेंसी इज इम्पोज, लेकिन नॉट तब नहीं होता जब आर्म्ड रिबेलियन पे होती है। तो नेशनल इमरजेंसी ध्यान रखो, आर्टिकल जो भी हमारा ये है दैट इज आर्टिकल 19, ये हमारा ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है अगर हमारे एक्सटर्नल, बिकॉज देखो सिंपल सी बात है, आपको अगर कुछ बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल एग्रेशन से कोई दिक्कत हो रही है तो कहाँ किसको ये राइट टू स्पीक देने का, मूव करने का, ये सारी हक नहीं दे सकते ना, तो दैट्स सो कॉमन सेंस, राइट, सो वी कांट गिव दैट। आगे बात करते हैं हम आर्टिकल 20 बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। आपने कोई चीज़ कन्विक्ट कर दी है, ठीक है, तो आपको उससे हमें बचाना है, और कैसी पनिशमेंट से कि आपको कोई आर्बिट्री एंड एक्सेसिव पनिशमेंट ना दे दे, ठीक है। अच्छा, ये कैन नॉट बी सस्पेंड नहीं हो सकता ड्यूरिंग द इमरजेंसी, 20 and 21 नहीं होते हैं, एवरीवन नोज दैट, ठीक है। और ये सब सिटीजन्स एंड फॉरनर्स दोनों को ही अवेलेबल है कि दोनों को ही में बचाना ना, गलत चीज़ें ना हो। इसके तहत देखो 2 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें, नो पास्ट फैक्टो, इसका मतलब है कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड, किसी भी ऑफेंस के लिए नहीं होगा बाय अप्लाइंग द रिट्रोस्पेक्टिव लॉज, के पीछे से हम उसको नहीं लेके आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ ओनली टू क्रिमिनल लॉज है एंड नॉट टू द सिविल एंड टैक्स लॉज, ठीक है। तो सिविल एंड टैक्स लॉज में ऐसा नहीं है, ठीक है। एंड इम्यूनिटी इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, एज वेल एज नॉट अवेलेबल इन द केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में भी ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हमारे नो डबल जेपार्डी, इसका मतलब है नो पर्सन उसको हमें पनिश नहीं करेगा हम ऑफेंस को मोर देन वंस, ठीक है, ठीक है, जैसे कि कोर्ट उसको 2 पनिशमेंट नहीं दे सकता है, अप्लाइज ओनली फॉर द, लेकिन ये किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ कोर्ट और लॉ ऑफ जुडिशियल ट्रिब्यूनल, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव और डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज़ जो है वो लगा सकती हैं, ठीक है, वो 2 डबल सज़ा दे सकती हैं।
नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, इसका मतलब है नो पर्सन को बोलने जाएगा कि वो अपने खिलाफ ही विटनेस करें। एंड इसमें हमारा डज नॉट कवर द ब्लड सैंपल्स, थंब एक्सप्रेशंस, एग्जीबिशन ऑफ बॉडी एंड प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल सिग्नेचर्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं आते, वो चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है। जो 3 चीज़ें, राइट। आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो कोई भी पर्सन उसको डिप्राइव नहीं करेंगे हम उसकी लाइफ या पर्सनल लिबर्टी से, एक्सेप्ट, इसकी भी एक्सेप्शन है, अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। अगर लॉ कहता है करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। और ये अवेलेबल ऑफ कोर्स टू बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन है, ठीक है। इसका वाइड स्कोप है बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे राइट्स आते हैं, राइट टू लिवलीहुड, राइट टू प्रिजनर्स ऑफ डिग्निफाइड राइट टू प्राइवेसी वगैरह वगैरह। अगर हम बात करूँ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ एज वेल एज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, 2 चीज़ें हैं और दोनों ही चीज़ों में हमारा क्या है, डिफरेंस है। और क्या चीज़ें हैं देख लेते हैं। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। इसका स्कोप जो है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक रहता है, ज़्यादा रहता है, दैट इज़ टू द कि जो भी मतलब नहीं होता, डज नॉट एक्सेस वेदर द जो भी लॉज बनाए क्या वो ठीक है कि नहीं है, वो उस तक नहीं जाता है। लेकिन ये ऑफकोर्स जाता है, वो डिटरमाइन करता है, वो देखता है, ठीक है। यहाँ पे जजिशरी का रोल थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है, यहाँ पे हमारा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, ऑफकोर्स वाइड हो जाता है ना। प्रोटेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सिटीजन्स को हमें कहाँ से प्रोटेक्शन मिलती है, एग्जीक्यूटिव की आर्बिट्री एक्शन से मिल रही है। लेकिन यहाँ पे हमें एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्शन दोनों से प्रोटेक्शन देने की बात की गई है। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है, बिल्कुल ये प्रोवाइडेड है, लेकिन ये कहीं भी एक्सप्लिसिटली मेंशनड नहीं है, ठीक है। मेंशन नहीं है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आगे हम बात करते हैं तो ये कुछ जजमेंट्स हैं दैट आई डोंट थिंक वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी कैन स्किप इट, ओके। आर्टिकल 21A इज़ अ राइट टू एजुकेशन, और इसमें जो प्रोविजन है वो बोलता है कि स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दे, ठीक है। स्टेट कैसी दे, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दे टू द चिल्ड्रन इन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स इन सच अ मैनर एज अ स्टेट में डिटरमाइन, जैसा कि मतलब एक हमें 6 से 14 साल के बच्चों को क्या देनी है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देनी है। इसके चलते हमारा 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी आया था जिसने आर्टिकल 21 ये लाया, ठीक है। एज वेल एज ये आर्टिकल 45 में भी इस अमेंडमेंट करी थी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर हमें देनी है, एजुकेशन देनी है सारे बच्चों को अंटिल वो हमारे एज ऑफ 6 तक ना पहुंच जाए, तो 6 साल तक स्टेट देगा, ठीक है। एक न्यू फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड करी थी जिसमें बोला था कि हर एक सिटीजन की ज़रूरत है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ देगा अपने बच्चों को पढ़ने की, है ना। इन्फोर्समेंट की बात करूँ तो इसके तहत एक एक्ट भी लाया गया, दैट इज़ राइट टू एजुकेशन एक्ट, दैट इज़ 2009 का, ठीक है। दैट्स इट। आर्टिकल 22 की बात करो तो ये बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड द डिटेंशन। प्रोटेक्शन देता है टू दोज जो भी अरेस्ट किए गए हैं या फिर जो भी डिटेन किए गए हैं, ठीक है, या फिर अरेस्ट है या फिर डिटेन है। यहाँ पे अभी अरेस्ट है, यहाँ पे गुनाह नहीं करा आपने लेकिन आपको अरेस्ट किया गया, दैट्स इट। सो यहाँ पे प्यूरेटिव डिटेंशन होता है, यहाँ पे आपको ऑफेंस कमिटेड आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन इन कोर्ट, मतलब आपने कर दी है वो चीज़। एंड प्रिवेंटिव का मतलब होता है विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन इन कोर्ट, ठीक है। अगर आपको आपको मतलब पकड़ लिया जाता है, पुलिस पकड़ लेगी तो आपको कौन कौन से राइट दिए जाएंगे, बेसिकली हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं केस ऑफ अरेस्ट, प्रोटेक्शन इन केस ऑफ अरेस्ट, तो इन्फॉर्म्ड अबाउट द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, ठीक है। तो आपको जैसे कि आपको बताया जाएगा कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है ना, इन्फॉर्म, आपको कंसल्ट करने की भी मौका दिया जाएगा आपके लीगल प्रैक्टिशनर्स के थ्रू, आपको प्रोड्यूस किया जाएगा बिफोर द मैजिस्ट्रेट 24 घंटे के अंदर अंदर, एंड आपको फिर रिलीज़ भी कर दिया जाएगा जब तक हमारा अगर मैजिस्ट्रेट बोल देता है तो। अगर लेकिन हम बात करते हैं हम प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में, तो यहाँ पे क्या है, आपको डिटेंशन पीरियड होता है 6 महीने बेसिकली, 3 महीने, ठीक है। 3 महीने भी जा सकता है अगर एडवाइजरी बोर्ड बोल देता है तो, और एडवाइजरी बोर्ड में कौन होते हैं, जजेस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं, राइट। ग्राउंड क्या होता है डिटेंशन का, टू बी कम्युनिकेटेड, ऑफकोर्स बताया जाता है जो भी डिटेन पर्सन है, ठीक है। नॉट टू टेल द ऑल द फैक्ट्स नहीं बताए जाएंगे लेकिन बताया जाता है। अपॉर्चुनिटी टू मेक इन रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट डिटेंशन, अपॉर्चुनिटी भी दी जाती है कि वो अपना रिप्रेजेंटेशन भी कर सके। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो इंक्रीज भी कर सकती है 3 मंथ के डिटेंशन पीरियड को, है ना। एंड मैक्सिमम पीरियड जो है डिटेंशन का उसको भी बढ़ा सकती है ना। एंड प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय एडवाइजरी बोर्ड, और ये मतलब सबको जो है पार्लियामेंट इसके रिगार्डिंग लॉ बना सकती है, सिंपल सी चीज़ रख करके। तो पार्लियामेंट कैन मेक लॉ रिगार्डिंग दिस, कुछ भी चीज़ें हो। अगर हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर विद रिगार्ड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन इज डिवाइडेड बिटवीन पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेटिव जो पावर है वो हमारी विद रिगार्ड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन की वो डिवाइडेड है बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। दोनों में ही क्या है, डिवाइडेड है, फाइन। मतलब इसके रिगार्डिंग लॉ हमारा पार्लियामेंट भी बना सकता है एंड स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकता है, किसके रिगार्डिंग, प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिगार्डिंग। सो ध्यान रखना है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिगार्डिंग जो लॉ है दैट कैन बी मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर एज वेल एज पार्लियामेंट, दोनों ही बना सकती हैं, ठीक है। बाकी पार्लियामेंट जैसे कि इंक्रीज कर सकती है 3 मंथ के पीरियड को, मैक्सिमम पीरियड को बढ़ा सकती है ना, प्रोसीजर जो है उसको भी ये बदलाव में ला सकती है। सो ये सारी चीज़ें वो कर सकती है। सो लॉट ऑफ थिंग्स दैट पार्लियामेंट कैन डू। एक मिनट, बस एक मिनट।
ठीक है। तो ये क्या कर सकती है, इंक्रीज़ कर सकती है 3 मंथ के डिटेंशन को, ये मैक्सिमम पीरियड को भी चेंज कर सकती है और ये प्रोसीजर को भी रीडिफाइन कर सकती है। नाउ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या है, तो 23 से 24 में बात करते हैं। सबसे पहला है प्रोटेक्शन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। तो ये प्रोहिबिट करता है कि भैया हमें खरीदना बेचना नहीं है, ह्यूमन बींग्स पे फोर्स लेबर नहीं करना है ना। ट्रैफिक का मतलब है कि बाइंग सेल करना, ठीक है, इमोरल ट्रैफिक करना वुमेन चिल्ड्रन में, है ना। और बेगर का मतलब होता है कंपल्सरी वर्क, जैसे कि ज़बरदस्ती फोर्स लेबर एक तरीके से, मतलब आपसे काम करवाएंगे लेकिन आपको पैसे नहीं देंगे, है ना। एंड फोर्थ लेबर थोड़ा सा होता है कि आपको काम करवाएंगे ज़बरदस्ती, ठीक है। तो इस तरीके से ना स्कोप की अगर मैं बात करूँ तो सिटीजन एंड नॉन सिटीजन दोनों को है, एंड अगेंस्ट द प्राइवेट एंड स्टेट दोनों के ही होता है। एक्सेप्शन की बात करूँ तो ऑफकोर्स कंपलसरी सर्विस हमारी स्टेट बोल सकते हैं, जैसे कि डिफेंस पर्सोनल्स होते हैं उन सबको काम करने को। आर्टिकल 24 की बात करें तो प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन करता है फैक्ट्रीज में। तो इसमें बेसिकली प्रोहिबिट कर रहा है जो भी बच्चे हैं जो भी बिलो द एज ऑफ 14 है कि उनको कोई भी हैजार्डस एक्टिविटीज़ में आपको इन्वॉल्व नहीं करना है, लेकिन डज नॉट प्रोहिबिट, नहीं रोक रहा है वो किसी भी हार्मलेस या इनोसेंट वर्क में, वो आप कर सकते हो, ठीक है। इसके चलते देखो चाइल्ड लेबर एक्ट भी लाए हैं, ठीक है। एंड अगर हम बात करें लेटेस्ट अभी अमेंडमेंट की, तो चाइल्ड लेबर में क्या अमेंडमेंट हुई है 2016 के एक्ट में, तो बेसिकली हमने एक ब्लैंकेट बैन जो है वो लगा दिया है बिलो 14 ईयर्स की इन ऑल द ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेस में, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, ठीक है, ऐसा ये लॉ कहता है, ठीक है। उसके बाद 14 to 18 में हो तो आपको आप प्रोहिबिट करता है, ये हैजार्डस काम में आप काम नहीं कर सकते हो। एंड अलाउज द चिल्ड्रन टू वर्क इन, लेकिन अलाउ करता है चिल्ड्रन क्योंकि वो फैमिली इंटरप्राइजेस में काम कर सकते हैं, लेकिन वो भी आफ्टर द स्कूल आवर्स, ठीक है, या फिर एक इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए एक फाइन ऑफकोर्स एंड जेल भी है, फाइन भी है और जेल भी है, ठीक है। तो 2-4 चीज़ें हैं। तो क्या बोला इन्होंने कि 14 साल से पहले वाले, 14 साल के बाद तो किसी में भी कर सकते हैं, ऑल में बैन है, ठीक है, ऑल में बैन है, लेकिन फैमिली में कर सकते हैं एज वेल एज इंटरटेनमेंट में कर सकते हैं। लेकिन 14 साल के बाद जो है वो टिल 18 है ना, टिल 18 वो हेजार्डस में नहीं कर सकते, हेजार्डस में भी बैन है, दैट्स इट। ये चीज़ इन्होंने बोली है, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को। आर्टिकल 25 से 28 में डील करता है। आर्टिकल 25 बोलता है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइज प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन कर सकते हो आप अपने रिलीजन का, कंसाइज कर सकते हो, प्रैक्टिस प्रोफेस कर सकते हो, ठीक है। और इसमें दोनों चीज़ें आती हैं, आपकी प्रैक्टिस भी आती हैं और आपकी रिचुअल्स भी आते हैं, एवरीथिंग, आपके बिलीव भी आएंगे, आपके रिचुअल्स भी आएंगे। और इसमें डज नॉट, लेकिन इसमें राइट टू कन्वर्ट नहीं किया, आपका कन्वर्ट करने का अधिकार आपको नहीं मिलता है। एंड ऑफकोर्स इसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ को लेके। नाउ राइट ऑफ स्टेट, ठीक है, तो स्टेट ऑफकोर्स रेगुलेट कर सकता है सेकुलर एक्टिविटीज़ को जो भी एसोसिएटेड है ना। एंड इवन वो क्या कर सकता है, रिफॉर्म भी ला सकता है, ठीक है, जैसे कि लाई भी गई है ना। एक्सप्लेनेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 2 एक्सप्लेनेशंस हैं, ठीक है। तो पहला दे रखी हैं, दैट इज़ वियरिंग एंड कैरिंग ऑफ करपान, जो है वो प्रोफेशन है सिख रिलीजन का। एंड हिंदूज़ में हमारे सिक्स, जैन्स एंड बुद्धिस्ट तीनों आते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन है जो हमारी गिवन है इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो देख लेना, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स की, तो डिटेल प्रोविजन अंडर आर्टिकल 26 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है देख लेते हैं। तो प्रोफेशन प्रोटेक्ट करना, कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन को, रिलीजियस डिनोमिनेशन हैव बीन द फॉलोइंग राइट्स हैं, इस्टेब्लिश एंड मेंटेन करना है इंस्टीट्यूशंस को फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस के लिए, ठीक है। आप इस्टेब्लिश कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो अपने खुद के अफेयर्स को, ओन एंड एक्वायर कर सकते हो प्रॉपर्टी को, एंड एडमिनिस्टर भी कर सकते हो उस प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो एक तो आप इस्टेब्लिश कर सकते हो इंस्टीट्यूशन को, बाहर से खरीद सकते हो ज़मीन को, एडमिनिस्टर कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो अपने खुद के अफेयर को, ठीक है। इस पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन सबको है, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ। अच्छा, डेफिनेशन क्या है रिलीजियस डेफिनेशन की, तो कहीं भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफकोर्स नहीं, एससी ने बताई है कि 3 चीज़ें होनी चाहिए, एक तो सिस्टम ऑफ बिलीफ है, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, एक डिस्टिंक्टिव नाम, उसका अलग सा नाम है, एक सिस्टम ऑफ बिलीफ और एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। नाउ बात करते हैं आर्टिकल 27 को, फ्रीडम एज टू द पेमेंट ऑफ टैक्सेस और प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन। तो मतलब ऐसा प्रोविजन है कि फ्रीडम है फ्रॉम टैक्सेशन फॉर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है। तो टैक्स एक प्रमोशन ऑफ द एक पार्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए नहीं लगाया जाएगा, और लेकिन फीस लगाई जा सकती है, ठीक है, फीस लगाई जा सकती है, टैक्स नहीं, ठीक है, बिकॉज फी क्या होती है सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। आर्टिकल 28 बोलता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, और हमारा क्या दैट इज़ रिलीजियस वर्शिप्स इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। तो मतलब कुछ नहीं है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, बस किस में नहीं दी जा सकती, जो कि इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन बाय द स्टेट है, उसमें सिर्फ प्रोहिबिटेड है, बाकी सब में दी जा सकती है। नाउ बात करते हैं आर्टिकल 29 to 30 कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स के बारे में। तो आर्टिकल 29 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ के बारे में, तो बोलता है
कि कोई भी एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स जो भी इंडिया में रह रहा है रिसाइडिंग, तो इसका मतलब है कि नॉन सिटीजन सिटीजन सबको मिलेगा ये, उनके डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज है, वो क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। और एक तरीके से ग्रुप राइट है, ठीक है, और ये सबको है, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक सारी माइनॉरिटी इवन सारे लोगों को है, ठीक है। सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का मतलब ये होता है कि मेजोरिटी एज वेल एज माइनॉरिटी दोनों को मिलेंगे। एब्सोल्यूट राइट है माइनॉरिटीज़ के लिए, है ना, और उस पर कोई भी नॉट सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा जा सकती है, ठीक है। और हम बात करते हैं और क्या बोलता है, नो सिटीजन किसी को भी ऑफकोर्स डिनाई नहीं करेंगे एडमिशन किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो कि मेंटेन है स्टेट करता है, ठीक है, ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज के बेसिस पे। now बात करते हैं आर्टिकल 30 की, दैट इज राइट टू मॉनिटर एंड एस्टैब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी किए जा सकते हैं। तो ये बेसिकली राइट जो है माइनॉरिटीज़ का है, ठीक है, कि वो स्टैब्लिश कर सकते हैं, एंड ये बेसिकली कन्फाइंड है माइनॉरिटीज़ तक, जैसे मैंने बताया, एंड नॉट डिफाइंड ऑफकोर्स माइनॉरिटीज़ डिफाइंड नहीं है, हमें नहीं पता, ठीक है, कि कौन है क्या नहीं है। टाइप ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की बात करूँ तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि कुछ सिर्फ रिकॉग्निशन लेंगे, है ना, एड भी लेते हैं, है ना, कुछ सिर्फ ओनली रिकॉग्निशन लेते हैं, और कुछ नाइदर एड, कुछ ना एड लेते हैं ना ही रिकॉग्निशन लेते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स जो भी अगर वो तो थोड़ा बहुत रेगुलेटरी पावर में आ जाते हैं स्टेट की, अगर एड ले रहे हैं, रिकॉग्निशन ले रहे हैं, लेकिन अगर नहीं ले रहे हैं तो फ्री टू कंडक्ट है, फिर अपना काम वो खुद करें, ठीक है। अदर फैक्ट्स की बात करूँ तो कंपनसेशन अमाउंट, कंपनसेशन हम दे सकते हैं अगर हम एक्वायर करते हैं जो भी प्रॉपर्टी होती है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट की, है ना, और शेल नॉट रिस्ट्रिक्ट द राइट टू गारंटी टू द, लेकिन इससे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो रही है, ऐसा नहीं, देखो कोई जैसे कि हमें जैसे कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को कोई रोड बनाना पड़ रहा है, कोई इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ रहा है, तो उसके लिए कंपनसेशन जो है गवर्नमेंट दे देगी, और इससे उनके हनन नहीं हो रहा है, इस चीज़ को बताया गया है। स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट वाइल प्रोवाइडिंग, अच्छा स्टेट डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं करेगी जब वो एड दे रही है ऑफकोर्स। रिजर्व डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ माइनॉरिटीज, नो रिजर्व डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ माइनॉरिटीज। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस आर्टिकल इज टू ओनली टू इंश्योर द इक्वलिटी विद हमारी मेजोरिटी। तो नो रिजर्व डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ माइनॉरिटीज, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस आर्टिकल इज ओनली टू इंश्योर द इक्वलिटी। तो यहाँ पे कोई मतलब गलत चीज़ें नहीं होंगी, एंड नॉट एन एब्सोल्यूट राइट ऑफकोर्स। इस पर भी क्या है, जैसे कि माल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते और रेगुलेटरी मेजर्स लिए जा सकते हैं ना, जैसे कि टीचर्स हैं, वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए, एंड वी कैन, और ये भी देख सकते हैं कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है एड का, जो पैसा दे रहे हैं कि नहीं। तो ऑफकोर्स ये ऐसा नहीं, बिल्कुल भी एब्सोल्यूट राइट नहीं है, राइट। आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 32 की, दैट इज राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसको वेरी सोल कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये बेसिक फीचर है और उसको हम ले नहीं कर सकते, कैन नॉट बी टेकन अवे बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो इशू कर सकते हैं डायरेक्शंस को, ऑर्डर्स को, रिट्स को फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। पार्लियामेंट इंपावर कर सकते हैं किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट को टू इशू द रिट्स ऑफ ऑल द काइंड्स, नॉट डन टिल नाउ, आज तक हुआ नहीं है, बट ऐसे कर सकती है, ठीक है। प्रेसिडेंट सस्पेंड भी कर सकता है, राइट टू मूव टू एनी कोर्ट कर सकता है इस वाले राइट को, ठीक है, अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है तो। बोरो किया गया है फ्रॉम ये इंग्लिश लॉ से, और इसको हम प्रीरोगेटिव राइट्स पे बोलते हैं। तो प्रीरोगेटिव राइट्स कौन सा है हमारा, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अच्छा, बहुत सारी रिट पावर हम देख लेते हैं। SC and ST की क्या है, HC की। तो सुप्रीम कोर्ट की थोड़ी सी नैरो है, बिकॉज वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट के लिए कर सकती है, वहीं पे है कि इसकी वाइड है बिकॉज वो अदर पर्सपेक्टिव के लिए भी कर सकती है। अब टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफकोर्स ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट की, और यहाँ पे नैरो पड़ जाती है बिकॉज वो अपने स्टेट के लिए ही कर सकती है। इसकी जो रेमेडी है वो आर्टिकल 32 में है, ठीक है, और ये ऑब्लिगेशन है ऑफकोर्स, ये बहुत ज़्यादा ऑब्लिगेशन है, लेकिन ये क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर है। आर्टिकल 226 के हाई कोर्ट की क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर है, चाहे तो करे, रिफ्यूज़ भी कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज़ नहीं कर सकती। अगर हम बात करते हैं रिट्स की, तो सबसे पहला हैबियस कॉर्पस का मतलब है टू हैव द बॉडी, कि हमें रिलीज़ करो पर्सन को, या फिर, है ना, और अगेंस्ट किसके होगी, प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों के हो सकते हैं। मैंडेमस का मतलब हम कमांड करते हैं, है ना, ये किस लिए होता है कि परफॉर्मेंस हो पब्लिक ड्यूटी की, कि भैया जो भी हमारे कर नहीं रहे हैं, तो किसके खिलाफ हो सकता है, ऑफकोर्स ओनली पब्लिक ऑफिशियल, जजिशियल, कौन से जजिशियल। सेटर का मतलब टू बी सर्टिफाइड, क्वेश्चन करने के लिए ऑर्डर जो भी ऑलरेडी पास किया गया है, ठीक है, और ये क्वासी एंड जजिशियल बॉडीज़ को ही होता है सिर्फ और सिर्फ। प्रोहिबिशन का मतलब है प्रोहिबिट करना, रोकना इंफीरियर कोर्ट को कि वो कंटिन्यू ना करे उस प्रोसीडिंग्स को जिस भी केस में, और ये भी हमारा क्वासी जजुशियल बॉडीज़ पे हो सकता है। क्यू वारंट का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, ये रिस्टेन करता है किसी भी पर्सन को फ्रॉम होल्डिंग, कि आप जो भी पोजीशन होल्ड कर रहे हो, क्या मतलब अगर उसने गलत कर रखी है तो मतलब, तो उसको हटाने के लिए कोई भी पब्लिक अथॉरिटी हो सकती है जिसके ऊपर लगाया जा सकता है। आगे देखते हैं आर्म फोर्सेज एंड फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 33 बात करता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन ऑफ द फोर्सेज। तो ये पावर ऑफ पार्लियामेंट जो है उसको मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। तो पार्लियामेंट जो है नॉट स्टेट लेजिस्लेचर, वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है ना, जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, जो भी आर्म फोर्सेज है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है, डिफेंस जो भी हैं उसको, और जो मेंबर्स होते हैं इसमें हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स भी आते हैं, ठीक है, तो वो रोक सकता है। तो इस चीज़ को हनन नहीं माना जाएगा कि फंडामेंटल राइट्स चलेगा, और चलते आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते हो, ठीक है।
तो ये पावर है बिकॉज पार्लियामेंट की। उसके बाद हमारा दैट इज आर्टिकल 34, दैट इज रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट वाइल मार्शल लॉ इज एन लॉ। जब हमारा मार्शल लॉ लगता है तो भी हमारी जो राइट्स हैं उन पर रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स फॉर द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स वाइल मार्शल लॉ इज एन। तो मार्शल लॉ बेसिकली डिफाइन नहीं है ऑफकोर्स कॉन्स्टिट्यूशन में, और ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन रन बाय मिलिट्री अथॉरिटीज उसको रन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एम्पावर करता है पार्लियामेंट को टू इंडेमनीफाई एनी गवर्नमेंट सर्विस और एनी सर्विस व्हेन, पर इंडेमनीफाई का मतलब होता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट को हटा के वो बोल सकते हैं कि ये आपका काम नहीं है, मार्शल लॉ लग गया तो आप ये करेंगे, ठीक है। इसको हमने डिराइव ऑफकोर्स ब्रिटेन से किया है। अच्छा, मार्शल लॉ एंड नेशनल इमरजेंसी में क्या डिफरेंस है? बहुत सारा डिफरेंस है। देखो नेशनल इमरजेंसी में जो होता है बहुत ज़्यादा चीज़ें इफेक्ट में आती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, फंडामेंटल राइट्स, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पे रुकावट ही आती है। गवर्नमेंट एंड लो कोर्ट्स यहाँ पे सस्पेंड हो जाते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू रहते हैं। यहाँ पे ग्राउंड ऑफ इम्पोजिशन क्या होता है? जब भी ब्रेक डाउन होता है लॉ एंड ऑर्डर का, और यहाँ पे क्या होता है? जब वॉर हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो, या फिर आर्म्ड रेबिलियन होता है। रीजन कहाँ पे लग सकता है? तो यहाँ पे स्पेसिफिक एरिया पे लगता है मार्शल, लेकिन नेशनल इमरजेंसी इधर होल या फिर एनी पार्ट पे लग सकती है। प्रोविजन की बात करूँ तो कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है यहाँ पे। बात करूँ तो स्पेसिफिक एंड डिटेल प्रोविजन है। इफेक्टिव अगर मैं बात करूँ सर्टेन फंडामेंटल राइट्स की, तो आर्टिकल 35 कुछ नहीं बोलता है, बोलता है लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3। इसका मतलब है कि सिर्फ पार्लियामेंट क्या कर सकता है, एंड ओनली पार्लियामेंट क्या कर सकता है, ओके। तो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉज बना सकता है और इफेक्ट में दे सकता है कुछ सर्टेन फंडामेंटल राइट्स को। मतलब देखो फंडामेंटल राइट्स जो है होते हैं वो वैसे तो इन्फोर्सेबल है, लेकिन उनके लिए स्पेसिफिक लॉ कौन बना सकता है? ओनली एंड ओनली पार्लियामेंट, जो हमारा पार्लियामेंट बना सकता है, ठीक है। बहुत सारे लॉ बनाए भी गए हैं ना, तो ये सब कुछ पार्लियामेंट कैन ऑल्सो मेक लॉस, पनिशमेंट भी दे सकता है इसके चलते, है ना, जैसे कि अनटचेबिलिटी है। एंड ये हमारा एक्सटेंड्स कॉम्पिटेंस टू मेक लॉज ऑन फ्यू मैटर्स स्पेसिफाइड। इवन ये आर्टिकल हमें ये हक भी देता है कि जो पार्लियामेंट है वो चाहे तो स्टेट लिस्ट की चीज़ों पे भी लॉ बना सकता है अगर उनको सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराना हो, ठीक है। अब एक्सेप्शन देख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स की। तो बेसिकली राइट टू प्रॉपर्टी हमें पता है कि रिपील हुई थी 44th अमेंडमेंट एक्ट से, और एक लीगल राइट बन गई है अंडर द आर्टिकल 300A। अब एक्सेप्शन टू 31 आर एक्सेप्शंस टू फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 31 क्या बोल रहा है? तो एक्सेप्शन है फंडामेंटल राइट्स की। ये बोलता है आर्टिकल 31 में भी 31A है, 31B है, 31C भी है, ठीक है। तो प्रोवाइडेड फॉर राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एडेड बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ये प्रोटेक्ट करता है गवर्नमेंट लेजिस्लेशन को टू एम एबॉलिश द जमींदारी सिस्टम। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट जो है बहुत सारे लॉ बनाएगी, उनका मेन एम क्या होगा? जमींदारी को खत्म करना। उसके चलते हो सकता है कि फंडामेंटल राइट्स को कुछ लोगों के सेक्शन का हनन हो, ठीक है, इसलिए लाया गया था। आगे देखते हैं आर्टिकल जो 31A है। 31A बोल रहा है कि हम 5 कैटेगरीज ऑफ लॉज को यहाँ पे रख सकते हैं और वो इनवैलिडेट नहीं होंगे ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ आर्टिकल 14। मतलब कुछ ऐसे लॉज होंगे जो हम इसमें रख रहे हैं, वो हो सकता है कि फंडामेंटल राइट्स को वॉइड कर रहे हो, लेकिन हम मानेंगे कि वो फंडामेंटल राइट्स को वॉइड नहीं कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स को वॉइड नहीं कर रहे हैं, राइट। आर्टिकल 31B बोलता है ये ब्लैंकेट प्रोटेक्शन देता है कि जो भी लॉज रखे जाएंगे हमारे 9th शेड्यूल में वो हमारे डिक्लेयर्ड है इनवैलिड इफ दे आर अल्ट्रा वायरस द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रॉम बीइंग मतलब उनको आप इनवैलिड डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, इनवैलिड नहीं कह सकते हो, ऐसा बोला गया, ठीक है। अगर वो इवन वो अगर फंडामेंटल राइट्स को हनन भी कर रही हैं तो, ठीक है। आगे उसके बाद 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हमने क्या करा कि हमें बिकॉज इंप्लीमेंट करने हैं पार्ट 4 DPSP। तो देखो अब क्या हो रहा था कि जब भी हमारी गवर्नमेंट जो ट्राई कर रही थी DPSP को इंप्लीमेंट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं उसके चलते लोग क्या जा रहे थे, कोर्ट में लेके जा रहे थे कि हमारे तो फंडामेंटल राइट्स का हनन हो गया है। तो इसके चलते एक लॉ लाएगा, आर्टिकल 31C ऐड किया गया। उसमें बोला कोई भी लॉ जो कि हमारा इंप्लीमेंट कर रहा है DPSP 39B एंड C को, सब क्लॉज को, उनको हम आप डिक्लेयर नहीं करोगे वॉइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कि भैया उन्होंने तो फंडामेंटल राइट्स का हनन कर दिया है। तो इस तरीके से ये चीज़ करी गई, ठीक है। तो आर्टिकल दोबारा देख लेते हैं। 31A बात करता है कुछ 5 कैटेगरीज ऑफ लॉज की, 31B बात करता है हमारे 9th शेड्यूल की, ठीक है, ब्लैंकेट प्रोटेक्शन। 31C बात करता है कि अगर हम DPSP को इंप्लीमेंट करने के लिए कर रहे हैं तो इन तीनों केसेस में हमारे फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन हो भी रहा है तो भी उसको हनन नहीं मानेंगे। दैट्स इट, दिस इज एक्सेप्शन टू द फंडामेंटल राइट्स। एंड ऑफकोर्स इस पर जुडिशियल रिव्यू हमारा हो सकता है, ठीक है, फाइन।